मेरा नाम नोमी है और मेरी उम्र 24 साल है। आज दिल की धड़कन कुछ तेज थी। शायद दिल टूटा हुआ था, वरना इससे पहले भी कई बार मैं करण आंटी के घर रात गुजार चुका था। लेकिन शायद इस वक्त दिल का हाल कुछ और था। आज मेरी नीयत मुख्तलिफ थी। रफ़ीक चाचा की पुरानी मोटरसाइकिल की पाटायाटा की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। वो गिल्ली से निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी बाइक मेरे सामने से गुजरी और आगे बढ़ गई। जैसे ही आवाज़ खत्म हुई, मैं फौरन कीबना के पीछे से निकला और पिंडली थामे उनके घर की तरफ बढ़ा। मुझे बखूबी इल्म था कि इस वक्त किरण आंटी घर में अकेली होंगी। चाचा को दफ्तर भेजकर वह सहने चाय पीती और फिर घरेलू कामों में लग जाती। मैं दरवाजे पर पहुंचा और कांपते हाथों से दस्तक दी। अंदर से किरण आंटी की आवाज़ आई, कौन है भाई, आ रहे हो? साथ ही उनकी कपरालों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फौरन अपना हाथ जिसमें सपाया था पीछे छुपा लिया और भारी आवाज़ में कहा, मैं हूँ आंटी नोमी। वो दरवाज़ा खोलते हुए वह बोले, अरे नोमी, तो आंटी कब आया? वो हैरानी से पूछ रही थी और मैं बस खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। पुराने सादा लिबास में भी किरण आंटी की जवानी काबिल दीद थी। उन्होंने अब्स्काटा दोपट्टा लपेटा हुआ था और उनकी सेहतमंद देसी रंगत सादगी में भी क़यामत था रही थी। अरे क्या देख रहा है, आजा जा अंदर, कब आया? आंटी ने मुझे अंदर आने का इशारा दिया। अगर मैं पुराना नोमी होता तो शायद कुछ ना कहता, मगर अब मैं वह पुराना नोमी ना था। अब मैं मुकम्मल बिगड़ा हुआ नोमी बन चुका था। यह मेरा मिशन का पहला दिन था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, आंटी वो दरअसल मुझे एक खुशखबरी देनी थी। करण आंटी ने पाका से पूछा, अच्छा बता, क्या है खुशखबरी? चाचा दफ्तर जा चुके हैं। मैंने उनकी बात नज़रअंदाज करते हुए सीधा सहन का रुख किया। वह सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके सामने बैठा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं अब गारमेंट्स सिटुआ का मैनेजर हूँ। आंटी ने खुशी से कहा, वाह भाई, बहुत अच्छा किया। कैसा सिटुआ है? मैंने मजीद तफसील से बताया, लेडीज़ कपड़े, जूते और जदीद फैशन का सामान। बड़े लोग आते हैं, ऊंची गाड़ियों में अमीर औरतें खरीदारी करने आती है। मेरी बातें दरअसल वही थी जो मोना आंटी ने सिखाई थी। वाह, बहुत अच्छी बात है। आंटी ने खुश होकर कहा, जब शहर आना हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं तेरे सिटुआ की सैर करना चाहूँगी। मैंने नरमी से कहा, जी आंटी, और अगर आप आए तो मैं आपको आपकी पसंद का सूट तोहफे में दूंगा। अरे कहोल भाई, मेरा शौहर आज तक कोई चीज़ तोहफे में ना दे सका तो क्या देगा? आंटी ने नाक पूंछते हुए कहा। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, अब आप मेरी मिसाल आंटी हैं और आपकी मिसाल जिया बच्चन जैसी है। यह कहते हुए मैंने उनकी आंखों में झांका। वो मुस्कुरा दी। अरे तो बहुत झूठ बोलने लगा है। मैंने नरमी से कहा, अगर आप साड़ी पहन ली तो बिल्कुल जिया बच्चन लगेंगी। आंटी हंस पड़ी। अरे छोड़ दे साड़ी, तेरा चाचा मुझे मार डालेगा। मैंने उनके दिल की बात छुई। आंटी आपका दिल क्या कहता है? आज तो सिर्फ दिल की सुने। वो आंटी ने अयासाडगी से कहा, नोमी, दिल तो मेरा कब का बुझ चुका है। उनकी यह बात सुनकर मेरे जज्बे कुछ सर पड़ गए, मगर मैं हार मानने वाला ना था, क्योंकि मुझे इल्म था कि थोड़ी सी मेहनत से किरण आंटी को सब कुछ करवाया जा सकता है। मैंने कहा, आंटी, मैं तो सोच रहा था कि आप मेरी भाभी बन जाती और मैं आपको खुद बताता कि साड़ी में कैसा लगता है। अरे क्या बकवास कर रहा है? आंटी झिम गई। मुझे तो साड़ी पसंद है, लेकिन तुम्हारे चाचा के डर से कुछ नहीं कर सकती। ओ, मैंने बात बढ़ाई, तो बस आंटी, अगली बार जब आऊँगा तो आपके लिए एक खूबसूरत साड़ी लेकर आऊँगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आंटी ने झिझकते हुए कहा, अगर चाचा को पता चल गया तो? मैंने उन्हें यकीन दिलाया, यह हमारा राज होगा, किसी को कानों कान खबर ना होगी। मैंने शॉप में से नीला सूट निकाला और आंटी को दिया। यह आपके लिए है। आंटी खुशी से बोले, क्या खूबसूरत सूट है, मैं यह सलीम की शादी पर पहनूंगी। मैंने उनकी पसंद जानते हुए कहा, पसंद आया? ज़रा साइज चेक कर लें, कहीं बड़ा छोटा ना हो। वह जल्दी से कमरे में गई और मैं बेताबी से उनके लौटने का इंतजार करने लगा। 4-5 मिनट बाद भी वह ना आए तो मैंने पुकारा, आंटी, पहन लिया? कैसा लगा? अंदर से आवाज़ आई, पहन लिया है, फुट है, थोड़ा सिंग करनी पड़ेगी। और मैंने कहा, ज़रा दिखाएं तो कैसा लग रहा है। वो हिचकिचाते हुए दरवाजे पर आई और मैं अब खटिया बोल उठा, आंटी, अब तो जू चावला लग रही है। वह जीप गई, मगर उनके चेहरे पर खुशी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और आईने के सामने ले गया। अब खुद देखी कैसे लग रही है। आंटी बोले, नोमी शहर जाकर तो बहुत शातिर हो गया है। मैंने मसनई नाराजगी से कहा, अच्छा, मैं चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। आंटी ने मुझे मनाने की कोशिश की, नाराज ना हो, वाकई बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना महंगा सूट क्यों लिया? मैंने जज्बाती अंदाज में कहा।
आपकी खुशी के लिए मैंने अपनी आधी तनख्वाह लगा दी। सिर्फ आपकी एक मुस्कुराहट के लिए आंटी अबडिडा हो गई। नोमी, तुमने कब से मेरी खुशी की परवाह शुरू कर दी? मैंने हिचकी से कहा, हमेशा से, लेकिन आपने कभी तवज्जो नहीं दी। आज पहली बार तनख्वाह मिली तो सबसे पहले आपका ख्याल आया। वो आंटी ने अयासादगी से कहा, वाकई तुम्हारा चाचा तो कभी ख्याल ना रख सका। मैंने उनके दिल में उतारी बात कही, तो फिर क्यों अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के लिए बर्बाद कर रही है जो आपकी कदर नहीं करता? आंटी बोले, नोमी वाकई तुम बहुत समझदार हो गए हो। मैंने कहा, बस फिर फैसला करें, अगली बार अब शहर आएंगी मैं आपको साड़ी पहना आएगा, स्टोर ले जाऊंगा और सब दिखाऊंगा। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सोचूंगी। मैंने हाथ बढ़ाया, चलिए विदा करें। अब सलीम की शादी पर अपनी मर्जी से कपड़े पहनेंगी, खुद को सनवाएंगे और खुश रहेंगी। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, विदा, लेकिन अगर किसी को पता चला तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैंने उनका दिल बढ़ाया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस मुझ पर भरोसा करें। आखिर में मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा, यह नंबर रख लें, जिस दिन आपका दिल माने बस एक कॉल करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इस बार आप सिर्फ खुश रहें, बाकी सब मैं देख लूँगा। यह कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो किरण आंटी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में हो, जैसे कोई फैसला दिल ही दिल में कर चुकी हो। मैं आंगन के बीच में पहुंचा ही था कि पीछे से किरण आंटी ने आवाज़ दी। नोमी जरा अकनाऊ में फौरन पलटा। जी आंटी, वो दरवाज़ा बंद करने के बहाने मेरे करीब आ गई। उनके चेहरे पर कुछ कहने की तड़प थी पर अल्फाज में उलझन। मैंने उनकी आंखों में झांका और कहा, आंटी जो कहना है कह दे, मुझे समझ आ रहा है अब किसी उलझन में है। उन्होंने नजरें झुका ले, फिर धीरे से बोले, नोमी तुम सच्चे दोस्त हो ना, तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल है ना? मैंने फौरन जवाब दिया, आंटी यह कोई सवाल है? आपका हर राज मेरे दिल में महफूज है, आपके भरोसे को कभी ठेस नहीं पाऊंगा। वो कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, नोमी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं तुम मेरी बात का गलत मतलब ना निकाल लो। मैंने उनके हाथ को नरमी से थामा। आंटी मैं सिर्फ तुम्हारा काये का हूँ, जो कहना है खिल के कहो। वो रुकी, सांस भरी और फिर बोले, अगर मैं कहूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि एक बार अपनी मर्जी से जिम अपने दिल की सुनम, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैंने फौरन कहा, आंटी यही तो चाहता हूँ मैं कि आप अपने हिस्से की खुशी जी लें, अब और कुर्बानी ना दें। किरण आंटी की आंखों में नमी तैरने लगी, शायद बरसों से दबे जज्बात आज़ाद हो रहे थे। मैंने जेब से एक और कागज़ निकाला, इसमें शहर के होटल का पता और फ़ोन नंबर लिखा था जहाँ मैं ठहरता था, और उनसे कहा, यह रख लें, जब भी दिल चाहे एक कॉल करें, बस इतना ही काफ़ी होगा। उन्होंने कागज़ लिया और धीरे से बोले, ठीक है नोमी, अगर मैं हिम्मत कर सकी तो ज़रूर बोलूँगी, लेकिन वादा करो मुझे कभी शर्मिंदा ना करोगे। मेरा वादा है आंटी, आपकी इज्जत मेरी अपनी से ज़्यादा अजीज है। मैं दरवाजे से बाहर निकला और सीधा ताई पाटा के घर की तरफ रवाना हो गया। जहन में अब भी करण आंटी का चेहरा, उनकी आंखों की नमी और उनके लबों की वो नींद गूंज रही थी जैसे कोई तवील कैद से आज़ाद होने को तैयार हो। इपाटा ताई का घर गिल्ली के कोने पर था। जैसे ही दरवाजा खोला, बच्चों की किखो पुकार ने इस्तकबाल किया। अरे खामोश हो जाओ, इपाटा ताई की चलाती आवाज़ आई और मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। सबसे पहले यासिर ने मुझे देखा। नोमी भाई, वह भागता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। इसके पीछे नासिर भी दौड़ता आया और सबा थोड़ी पीछे खड़ी शरारत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने तीनों बच्चों को प्यार किया और सबा की तरफ देखकर कहा, अरे तुम तो बड़ी हो गई हो, अब तो खाला लगने लगी हो। सबा सामका पीछे हट गई। तभी इपटी किचन से निकलती आई और मुझे देखते ही माथे पर बोसा दिया। मेरा नोमी पत्थर कैसा है, बैठ जा, मैं अभी चाय और नाश्ता लाती हूँ। उन्होंने सबा को चाय लाने का कहा। नासिर को बाजार भेजा कि जाकर ताज़ा समोसे ले आए और खुद मेरे सामने बैठ गई। मैंने महसूस किया कि उनके लहजे में मोहब्बत थी जो पहले कभी ना देखी थी। शायद वजह वो रकम थी जो मैंने उन्हें शहर से भेजी थी। वही मोना आंटी की सिखाई बातें थी कि पैसे के साथ दुनिया का रवैया भी बदल जाता है। मैंने उनकी खुशी को नज़रअंदाज ना किया। समोसे आए, चाय भी आ गई और मैंने सपाया से बच्चों के तोहफे निकाले। नासिर के लिए पाका का महंगा कलम, यासिर के लिए वीडियो गेम और सबा के लिए एक गुड़िया। सबा ने हैरत से पूछा, गुड़िया मेरे लिए? मैंने नरमी से कहा, तुम्हें पसंद नहीं आई? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पसंद आई, बहुत प्यारी है। इपटी ने बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरे करीब आकर बैठ गई।
ना में क्या जरूरत थी इतने महंगे तोहफे लाने की। मैंने जवाब दिया, ताई यह सब आपके बच्चों की खुशी के लिए है। अगर यह पढ़ लिख जाए तो हमारा कल सावर जाएगा। कुछ देर उधर उधर की बातों के बाद मैं छत पर चला आया। वही पुराना कमरा, वही चारपाई जिसकी पट्टियाँ गीली थी, वही छत जिसके नीचे मेरी बचपन की यादें दबी थी। बरसों पहले जब अब्बू की वयाटा हुई तो मुझे यही घर पनाह मिला। इस वक्त मैं 12 साल का था। आज 12 साल बाद मैं 24 का हो चुका था और अब वक्त ने मुझे फिर इसी छत पर लाकर खड़ा कर दिया था। मगर इस बार मैं कमज़ोर नहीं, खुद मुख्तार और होशियार था। मुझे वो कॉल याद आया, 12 साल बाद वीरान जगह भी आबाद हो जाती है। वही ताई इपाटा जो कभी मुझे ताना देती थी, आज मेरे लिए समोसे तलवा रही थी। और वही किरण आंटी जो कभी ब्रवा थी, आज मेरे कहने पर सोच में गुम थी। सब कुछ बदल चुका था, सिर्फ वक्त लगा था। मैं छत पर देर तक लेटा रहा। पंखे की मध्यम आवाज हुआ कि हल्की सरसराहट और यादों की जंजीर दिल और दिमाग को जकड़े हुए थी। सब कुछ बदल गया था, मगर अंदर कहीं एक पुराना नोमी अब भी मौजूद था। वही जो कभी इपाटा ताई के सहमी पानी से खेलता था, जो चाचा रफीक के साथ खेतों में दौड़ता था, जो किरण आंटी के आने पर खामोश हो जाता था, नजरें चुराता था। अब वही किरण आंटी मेरे दिल और दिमाग पर छाई हुई थी। नीचे से इपाटा ताई की आवाज आई, नामी नीचे आजा, रात हो गई है, खाना खा ले। मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका। आसमान पर अंधेरा छा चुका था। मैं नीचे आया। इपाटा आई ने दस्ताखाना बिछाया, बच्चे भी बैठे, सब कुछ वैसा ही था जैसे बरसों पहले होता था। बस फर्क यह था कि अब मैं मेहमान था और सबकी निगाहों में मेरे लिए इज्जत थी। खाने के बाद मैंने ताई से कहा, ताई मुझे कल सुबह सवेरे शहर वापस जाना है, एक दो काम है, और हम अगर चाची किरण आपकी तरफ आए तो उनसे कहना मैंने सलाम कहा है। ताई ने गौर से मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर बोले, अच्छा मैं कह दूंगी, मगर तुम्हारे लहजे में कुछ अलग सा है। क्या बात है? मैंने नजरें चरा लीं। कुछ खास नहीं, बस अपने लोगों की याद आती है और कुछ अधूरे ख्वाब हैं जो पूरे करना है। ताई ने कोई सवाल ना किया, बस चुपचाप मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, रब करे तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो और दिल को सुकून मिले। रात में फिर छत पर जाकर लेट गया, नींद आंखों से कोसों दूर थी। मोबाइल निकाला, करण आंटी का दिया हुआ नंबर खोला, देखा कोई पैगाम नहीं, कोई कॉल नहीं। दिल में एक बेनाम सी खलिश थी, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हूँ। मैंने एक पैगाम लिखा, आंटी मुझे नहीं मालूम अब क्या सोच रही हैं, मगर मैं बस यह चाहता हूँ कि आप खुश रहें। अगर कभी दिल चाहे मुझसे बात करना चाहिए तो बिला झिझक कॉल कर लेना। आपका नोमी। पैगाम भेजकर मोबाइल एक तरफ रख दिया और आसमान की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह अगर मेरी नियत में सच्चाई है तो मेरी बात को असर दे, और अगर कहीं मैं गलत हूँ तो मेरे दिल को सुकून दे दे। अगली सुबह मैं फजर से पहले ही जाग गया, मुख्तसर सामान समेटा, बच्चों के लिए एक बार फिर प्यार से उनके सोते काआओं को देखा। ताई के कमरे के बाहर चुपचाप उनके दरवाजे के पास 2000 रुपये का एक लिफाफा रखा और दरवाजा हिचकी से खोलकर बाहर निकल आया। अभी सूरज निकला ही था जब मैं बस अड्डे पर पहुंचा। शहर जाने वाली पहली वैगन में बैठा, दिल में अबकिना सी थी, एक अनजाना सा इस्ताबा। मोबाइल बार बार जेब से निकालकर देखता, कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं। शहर पहुंचकर मैं सीधा अपने फ्लैट आया। थकावट के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। शाम के वक्त पालीना की बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने कुरियर वाला खड़ा था। नोमी साहब जी, मैं हूँ। इसने एक लिफाफा थमाया और चला गया। लिफाफा खोला तो अंदर नीले रंग का एक छोटा सा कागज था और उस पर किरण आंटी की लिखाई में एक सत लिखी थी, एक दोस्त की बात दिल को छू गई है, मैं सोच रही हूँ। साथ में एक नंबर भी दर्ज था। यह इशारा काफी था। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन मोबाइल उठाया और वह नंबर डायल किया। 2 बेल के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। यही आवाज थी जिसने कई रातों से मेरे दिल में हलचल मचा रखी थी। आंटी। अब दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी, नोमी तुम्हारी दोस्ती का जवाब देने आई हो। मैंने गहरा सांस लिया, जैसे बरसों की अबकिना को लफ्जों का सहारा मिल गया हो। हम दोनों देर तक बात करते रहे, एक एक बात, एक एक जज्बा जैसे लफ्जों में बहता जा रहा हो। किरण आंटी ने कहा, मैंने सोचा है मैं सलीम की शादी पर शहर आऊंगी तुम्हारे साथ, जैसे तुम चाहते हो, लेकिन एक वदा चाहिए तुमसे। आंटी हुक्म करें, अब की हर बात सर आंखों पर वदा करो। मेरा मान खूब, मेरी इज्जत तुम्हारी अपनी इज्जत होगी। आंटी यह वदा नहीं, मेरा ईमान है। फ़ोन बंद हुआ तो मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुदरत ने मेरा साथ दिया हो। एक एहसास दिल में उभर रहा था, जैसे किसी अधूरी कहानी को इकट्ठा मिलने जा रहा हो। मगर मैं जानता था यह इकट्ठा नहीं, शायद एक नई शुरुआत थी।